हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 5, जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ होता है कि जहाँ इरादे और इच्छा शक्ति मजबूत होते हैं या हम किसी काम को करने का ठान लेते हैं तो रास्ता निकल ही आता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके दोनों हाथ काम नहीं करते थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं हिम्मत वाली लड़की की कहानी। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। इस लड़की का नाम ईला सचानी है। मलमल एक प्रकार का कपड़ा होता है जो बहुत ही पतला और मुलायम होता है, उस पर कढ़ाई भी की जाती है। कसूती कर्नाटक की एक पारंपरिक डिजाइन है। कढ़ाई का अर्थ होता है कपड़ों पर धागों से सिलते हुए डिजाइन बनाना। ईला भी पैरों से, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हो, विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाती थी, जिसमें भरवा टाके, रंग बिरंगे बेल बूटे जैसे डिजाइन से मलमल के कपड़ों को अत्यंत ही खूबसूरत बना देती थी। ईला ने हिम्मत दिखाया, वह एक अनूठी मिसाल है, सबके लिए प्रेरणा है। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। ईला का बचपन अपने नाना के यहाँ बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला लगाकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमौरी सावन जल्दी अयो रे। अबीला के बचपन के बारे में है। शाम के समय मोहल्ले के बच्चे तरह तरह के खेल खेलते थे। कनेर एक प्रकार का फूल होता है जिसके पत्तों को समेटकर पटपट की आवाज निकालते। कुछ गिट्टे से खेलते, कुछ ठीकरे अर्थात मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए टुकड़े से पिट्टू खेलते। कभी पेड़ की डालियों पर रस्सी से झूला लगाकर झूला के गीत गाते। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। ईला सब बच्चों के साथ गीत तो गा लेती थी, परंतु झूला झूलने में पेंगे नहीं लगा पाती। पेंगे अर्थात जमीन पर पैर टिकाकर झूले को पीछे किया जाता है, फिर छोड़ देने पर झूला तेजी से आगे पीछे होता है। उसके हाथ उठते नहीं थे तो रस्सी कैसे पकड़ पाती। वह चुपचाप एक किनारे में बैठ जाती, क्योंकि वह झूला झूल ही नहीं पाती थी। सब बच्चे को खेलता हुआ देखकर उसका भी मन खेलने को करता था। तब वह सोचती कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पाती हूँ। कभी पकड़म पकड़ाई अर्थात टैग और इट और विष अमृत अर्थात लॉक एंड की आदि खेल में वह भाग तो लेती, पर जब धप्पा करने की बारी आती तो उसके हाथ तो उठते नहीं थे। वह छूकर धप्पा कैसे करती। ईला खेल पूरा नहीं कर पाती, परंतु ईला ने अपनी इस कमजोरी को स्वीकार किया और उसे एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में
थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा की पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। इला सभी कामों को अपने पैरों से करने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे वह कोशिश करते करते अपने पैरों से अनेक काम करने लगी। उसके हाथ तो काम करते नहीं थे, वह अपने पैरों से ही हाथ वाले काम करने लगती। बहुत मुश्किल से उसे एक स्कूल में एडमिशन मिला। उसने 10वीं तक की पढ़ाई भी की, पर उसे यह पता नहीं था कि एग्जाम में उसे ज्यादा समय या लिखने वाला मिल सकता है। अपने पैरों से धीरे धीरे लिख रही थी। समय समाप्त हो गया। समय की कमी के कारण वह परीक्षा में पास नहीं कर पाई। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। अर्थात इला ने सोचा कि भले ही उसे परीक्षा में असफलता मिली है, पर इस असफलता के कारण वह जीवन भर निराश नहीं रह सकती। आगे बढ़ने के और भी रास्ते हैं। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थमाकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। कशीदाकारी यानी सिलाई कढ़ाई। इला की माँ और दादी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। उन्हें देखकर इला ने अपने पैर के अंगूठे से सुई में रेशम का धागा डालकर कढ़ाई करने लगी। यह काम बहुत ही मुश्किल था, पर इसीलिए तो कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। इला ने मन में ठान लिया कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही है, और उसने ईश्वर की दी हुई अपंगता को झूठा साबित कर दिया। इस काम में महारत हासिल कर ली। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और भी कई टाके का भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ऐसा भी समय आया कि इला के द्वारा कढ़ाई किए हुए कपड़े की प्रदर्शनी या एग्जीबिशन लगी। उसकी कढ़ाई में विभिन्न प्रकार के टाके जैसे चिकनकारी, काथा, कसूती, जंजीर आदि का इस्तेमाल किया गया था, जिससे इसके द्वारा काढ़े गए परिधान में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक मिलने लगी थी। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपाली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। इला के काम को सभी पसंद करते थे। इला खुशी खुशी अपने कार्यों में महारत हासिल करती गई और आगे बढ़ती गई। अब हम लोग इस पाठ को समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? तो प्रश्न तो ढेर सारे उठ सकते हैं कि यह अपना रोज का काम कैसे करती है, खाना कैसे खाती होगी, कपड़े कैसे पहनती होगी, यदि बदन पर एक छोटी सी मक्खी मच्छर भी आ जाए तो उसे वह कैसे हटाती होगी। या बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसे आप लिख सकते हो। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? तो इसका उत्तर होगा हाँ। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे मन में उन लोगों के प्रति सम्मान का भाव और ज्यादा बढ़ गया जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। उनकी मनोदशा और परेशानियों को मैं गहराई से समझ पाया। साथ ही यह भी ख्याल आया कि ये अक्षम होते हुए भी अपने आप को काम करने में सक्षम बना लेते हैं, तो सामान्य लोग यदि ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए
तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? इसका उत्तर आप सोच कर दे सकते हो, जैसे उठने बैठने में, बैग उठाने में, पढ़ने लिखने में, खेलने में, सभी कामों में उसे बहुत परेशानी आएगी। दूसरा है, उसे यह परेशानी ना हो, इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? तो इसका उत्तर होना चाहिए कि हाँ, यदि विद्यालय में ऐसे बच्चों के अनुसार कुछ उपकरण या इंस्ट्रूमेंट लगाए जाए और ट्रेंड यानी प्रशिक्षित लोगों को इन बच्चों की देखभाल के लिए रखा जाए, तो इन बच्चों को बहुत सुविधा मिलेगी। प्यारी इला, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो सबसे पहले आप अपना पता लिखोगे, उसके बाद प्रिय इला, तुम कैसी हो? मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। तुमसे मिलकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मैंने तुमसे मिलकर यह सीखा कि जहाँ चाह वहाँ राह। यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो और दृढ़ निश्चय कर लिया जाए, तो कोई भी विघ्न बाधा सफलता को रोक नहीं सकती है। हम सबके लिए तुम एक प्रेरणा हो। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा, तुम्हारी मित्र, जो भी आपका नाम हो वो यहाँ लिख दोगे। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। पहला है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। तो इसका उत्तर हो सकता है, इला को लेकर स्कूल वाले की चिंता करना उचित भी था और अनुचित भी। जो बच्चे अपनी सुरक्षा और अपना कार्य खुद करने में सक्षम नहीं होते, उनको हमेशा ही देख रेख की जरूरत पड़ती है। स्कूल यदि चाहता तो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को उनके साथ रख सकता था। इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? इला अपनी कशीदाकारी में कई प्रकार के टाके और रंगों का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से करती थी। उसकी कढ़ाई में काठियावाड़ी के साथ ही लखनऊ और बंगाल की भी झलक मिलती थी। सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। तो इसका उत्तर होगा, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो इसका उत्तर होगा नहीं। बिना कोशिश और अभ्यास के इला कुछ भी नहीं सीख पाती। कशीदाकारी, एक का क। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो इस पाठ में जो कढ़ाई सिलाई से संबंधित शब्द आए हैं वो हैं कसूदी, टाको, भरवा, बेल बूटों, जंजीर, कशीदाकारी, चिकनकारी, काथा। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। तो मैंने यहाँ लिखा है, बुनाई से सलाई, डिजाइन, ग्राफ, स्वेटर, ये सब संज्ञा शब्द है और बुनना क्रिया शब्द है। पतंगबाजी, माझा, डोर, पतंग, चक्री, ये सब पतंगबाजी से संबंधित है, जो कि संज्ञा है, और पतंग उड़ाना क्रिया है। यह क्रियाकलाप आपको करने के लिए है। इससे आप कपड़ों पर तरह तरह के डिजाइन बनाना सीख पाओगे। अब एक छोटी सी कहानी है, बात का सफर। वेब कैमरा, कम्युनिकेटर, कबूतर, इंटरनेट, पोस्टकार्ड, हरकाड़ा, संकेत भाषा, कुरियर, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल। इन लंबी सूची में और क्या जोड़ा जा सकता है? इन सभी में क्या समानता है? यहाँ जितने भी नाम आपने पढ़ा वह संदेश भेजने और पाने का माध्यम है, जैसे टेलीफोन, पत्र, बातचीत आदि कम्युनिकेशन के माध्यम है। वैसे ही इनमें से कबूतर, हरकाड़ा आदि कम्युनिकेशन के प्राचीन माध्यम है। फिर धीरे धीरे आधुनिक तकनीक का विकास होता गया और आज तो कम्युनिकेशन के अनेक माध्यम हमारे सामने हैं। सड़कों के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या करता है? कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमाएं क्या अभिव्यक्त करती है? या फिर एक क्लास में जहां टीचर पढ़ाने में मशगूल हो, दो बच्चे आंख के इशारे से होठों को हिलाकर या किसी कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर क्या कर रहे होंगे? ऐसा तो हर किसी के साथ जरूर होता होगा।
अपनी बात कहने की जरूरत तो सभी को होती है, तरीका भले ही बदल जाए। रिमझिम के इस भाग में बात है बीते कल की और ऐसे भविष्य की जो बच्चों को रोमांचित करे। वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। यह कहानी आज से 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही न कहना चाहे। कल्पना है ऐसे भविष्य की जहां स्कूल में कोई शिक्षक ना हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे, बातें किससे करेंगे, खेलेंगे किसके साथ। हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतजार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला है डाकिया। डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी एक भेंट वार्ता है। रिमझिम की श्रृंखला में पहली बार भेंट वार्ता की विधा आ रही है। इसमें बच्चे देखेंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल हो सके और व्यक्ति को अपने विचारों और अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिले। कंवर सिंह जी जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते हैं, अपने काम, निजी जिंदगी और काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है। चिट्ठी का सफर एक ऐसा सफर पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियां देगा। संदेश पहुंचाने की जरूरत इंसान को हमेशा से रही है। आज डाक का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है। समय के साथ यह तकनीकी भी हो गया है। कुछ दशकों पहले तक संदेश दूसरे दिनों में पहुंचता था और आज पलक झपकते ही अपनी बात हम सैकड़ों मील दूर तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। एक माँ की बेबसी मन को छू लेने वाली कविता है। कविता पाठक को किस तरह से प्रभावित करती है यह पाठक के अनुभव पर निर्भर करेगा। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वह अजूबा था। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। संवाद न होने से वह दूसरा हमारे लिए अनजाना बना रहता है। पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरों के भावों को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रगति ही जीवन है। तो बच्चों, आपको यदि यह पाठ समझ में आया हो, लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।